तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आने वाली 23 तारीख को आपका पॉलिटिकल का एग्जाम है और अगर आपने पॉलिटिकल के एग्जाम के लिए अभी तक एमसीक्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा और 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इन 30 क्वेश्चनों को लगा के चले जाते हो तो पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए जो आपके बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। तो इस 30 क्वेश्चनों को जरूर लगा लेना। देखो मैं इस वीडियो को थोड़ी लंबी रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको हाथ की हाथ समझा भी दूं ताकि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम भी कम बचा है और अगर पढ़ने बैठोगे फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन जितने हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में करवा दूंगा, इसलिए आपको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं उनका भी काम हो जाएगा, इंग्लिश वालों का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालता हूं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, 30 क्वेश्चन है, करवाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, 4 रीजंस की बात कर रखे हैं जो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन ऑफ द सोवियत यूनियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहे थे। ठीक है, मतलब क्या क्या कारण रहे थे 4 जिनकी वजह से सोवियत यूनियन का क्या बोलते हैं जो इकोनॉमिक है वो गतिरुद्ध हो गई थी, स्लो पड़ गई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो सबसे पहले जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, जो भी प्लानिंग सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे डिसीजन लेगा वो खाली एक ही पावर ले रही है जो यूएसएसआर थी, और यूएसएसआर में भी कौन डोमिनेट कर रहा था, रशिया डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, द सोवियत यूनियन फॉलोड अ हाईली सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन। मतलब सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है, उसके प्राइसेस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सबको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, दिस रिड्यूस कंपटीशन एंड इनोवेशन। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट बताया ये एक अलग पॉइंट है। अगर पेपर में आएगा ना कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोवियत यूएसएसआर, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिसइंटीग्रेशन के ऊपर कौन कौन से कारण थे जो रिस्पॉन्सिबल रहे थे, किसके, यूएसएसआर के। तो उसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वहां पे एक ही पार्टी का क्या था, डोमिनेंस था। मिक्स कर दिया है बट कोई बात नहीं, आपको मैंने यहां पे समझा दिया है। ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं कि यहाँ पे मतलब 15 कंट्रियां थी और 15 कंट्रियों में सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंट था, वो कौन था, यूएसएसआर। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स हो गया प्लान, वो सेंट्रलाइज प्लानिंग देख के। ठीक है, बट सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब कि जो पावर है वो खाली एक ही केंद्र के पास। ठीक है, बात दोनों सिमिलर सिमिलर से, इससे 2 पॉइंट याद रह सकते हैं तुम्हें। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखो, दिस रिड्यूस कंपटीशन एंड इनोवेशन एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जब सरकार के हाथ में जब सारी पावर होती है ना और सारी चीजों को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वहां पे ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि वहां पे जहां पे प्राइवेटाइजेशन होता है ना, बस इतना समझ लो, जहां पे प्राइवेटाइजेशन है, कंपनीज है, अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। जहां पे सरकारी काम आ जाता है वहां पे काम आपको पता ही होगा ढीला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये हिंदी में लिख रखा है केंद्रीकृत योजना व्यवस्थाओं के बारे में। अब एक पॉइंट हमने इंग्लिश में समझाता है, एक हिंदी में समझेगी। अत्यधिक सैन्य खर्च, मतलब वो अपने जो सेना थी उस सेना पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी। ठीक है, मतलब तुम ये इसको एक ऐसी कहावत की तरह मान सकते हो, क्या बोलते हैं, रोटी बेच के हथियार खरीदने वाले हालत हो गई थी। किसकी, ये किसकी बात कर रहे थे हम, यूएसएसआर की। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा सेना और हथियार पर खर्च किया। ठीक है, वही चीज बता रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे ये भी चीज देखने को मिली कि जो इसकी कृषि है और जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उन सब में ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, वो सारी चीज थी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड। ठीक है, अब देखो वही चीज पॉइंट था, वो इससे आगे आगे ही कनेक्ट हो रखा। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा कि सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी। ठीक है, तो सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी तो वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही सारे मेन डिसीजन ले रही है। तो उससे क्या देखने को मिल रहा है, उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी नई चीजें इनोवेट नहीं हो रही। अब सारा पैसा किसके ऊपर खर्च करा जा रहा है, सेना के ऊपर खर्च करा जा रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड था। अरे भाई, जब सेना पे सारी चीजें खर्च करेंगे, हथियार में ऐसा माना गया था कि एक टाइम में अमेरिका को पीछे कर दिया था यूएसएसआर ने। ठीक है, एक टाइम में कर दिया था, लेकिन वो क्या बोलते हैं बाकी एस्पेक्ट में बहुत पीछे रह गया था। ठीक है, अब यहाँ पे सब बुक में ये भी बता रखा है कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लो यूएसए फर्स्ट नंबर पे है ना,
तो उस टाइम में यूएसएसआर जो था वो सेकंड नंबर में था। ये मैंने अपने उसमें चैप्टर में भी पढ़ा रखा, उसमें बता रखा। जैसे मान लो ये 100 आ रखे इसके, इस बच्चे के क्लास में, और इस बच्चे के 60 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। तो वाला कंपैरिजन बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके 100 नंबर आए, इसके 60 नंबर आए, और अगर हमने बोला सेकंड कौन आया, 60 किसी के नहीं आए, तो सेकंड नंबर पे कौन हो गया, यूएसएसआर हो गया। तो वही वाला हिसाब है, यहाँ पे भी वही बता रखा है कि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड तो था ही है, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका की टक्कर में था नहीं, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही फाइनेंशियली इन चीजों पे स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, हाँ, पैसों के मामले में, ठीक है। तो द इंडस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन वर टेक्नोलॉजिकल बिहाइंड द वेस्टर्न कंट्रीज, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, ठीक है। तो यहां पे वही चीज बता रखी है कि जो सोवियत यूनियन है ना, वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या रह गया, पीछे रह गया। हिंदी में तकनीकी लिख रखा है, बट एक वर्ड और बोलते हैं इसको, ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, आप बताओगे हिंदी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थी, इसके अंदर बता रखा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रखी है, जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी क्या हो गई, होने लग गई, शॉर्टेज होने लगी। मैंने वही बताया कि हथियार बेच के खाना खरीदने वाला हालत हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, द सोवियत इकोनॉमिक फोकस मेनली ऑन हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, वाइल कंज्यूमर गुड सच एज अ क्लॉथ, फूड आइटम एंड household products were produced in a limited quantity. This lowered the standard of living of the people, ठीक है। तो वही चीज बता रखा कि जो भी कंज्यूमर गुड्स था वो सारा मतलब एक इंडस्ट्री, मतलब ऐसा था कि सोवियत यूनियन में बाहर से कुछ भी नहीं आता था, जो चीज बना रहे हैं, जो भी चीज बन रही है, वो सारी कहां बन रही है, कंट्री के अंदर बन रही है, ठीक है, पिन से लेकर कार तक की सारी चीजें बना रहे हैं। तो वही चीज है, लेकिन फिर भी हमें शॉर्टेज देखने को मिली थी। वही चीज बता गया कि सोवियत अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियों पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, जबकि कपड़े, भोजन और दैनिक उपयोगी की वस्तुओं का उत्पादन कम था। इससे लोगों का जीवन के स्तर पर प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी 3 सिक्योरिटी challenges faced by independent countries of Asia and Africa after the second world, ठीक है, मतलब दूसरी दुनिया में, दूसरे वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो एशिया और अफ्रीका के बारे में पूछ रहा है कि उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब, क्या बोलते, क्या हमें देखने को मिला कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड था, खत्म हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर होने लग गए थे, ठीक है। मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कौन कौन सा, जैसे एथनिक वाला, रिलीजियस वाला, एथनिक वाला तो आपने देखा होगा श्रीलंका वगैरह में भी, ठीक है, रीजनल डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गए थे, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे क्या बता रहा कि ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा ये आंतरिक संघर्ष वाला, ये किसी का ही पॉइंट है। आगे बढ़ते, सीमा विवाद होने लग गया, बाउंड्री डिस्प्यूट, क्योंकि जब कंट्रियां न्यूली इंडिपेंडेंट हुई, कुछ कंट्री आजाद हुई, तो आजाद होने के बाद उन कंट्रियों में क्या था, बाउंड्री का डिस्प्यूट हो रहा था। वो काफी लोग बोले थे कि इतनी बाउंड्री हमारी है, उस वाली चीजों की बात करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कई देशों की सीमा संबंधी विवादों का सामना करना पड़ा, ठीक है, वही क्योंकि उपनिवेशी शक्तियों ने सीमाओं को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया था, तय की थी, ठीक है, इससे पड़ोसी देशों के बीच में। वही चीज बता रखा है कि अब तुम इसको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं, जैसे मान लो भारत है, तो भारत में, ठीक है, तो भारत में यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छा बनाने से कोशिश करता हूं मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ये जो मैंने बनाया, भारत बनाया अपना, ठीक है, इस भारत में जैसे मान लो इधर हैदराबाद पड़ता है, तो हैदराबाद की कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं करी, जितना जीता उस हिसाब से उतनी बाउंड्री बना दी इन्होंने, और बोला कि ये क्या कहलाएगा, हैदराबाद कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीजें इन्होंने अपना किस चीज के लिए करा था, खाली स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बनाया था, ठीक है, समझ रहे हो। स्थानीय परिस्थितियों को क्या बोले, बाउंड्रीज ड्रॉ करी थी उन्होंने, क्या बोलते हैं, लोकल लेवल के ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को, उनमें मेन चीज उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, और ये चीज थी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के बाउंड्री डिसाइड करी थी। आगे बढ़ते अगली चीज जानते हैं, इसकी अगली चीज क्या थी, ठीक है। तीसरी है आर्थिक कमजोरी और विकास की, ठीक है, कि मतलब अविकास लेकर रखा है, मतलब तुम अविकसित बोलेगे, इसको अविकसित बोलेगे, ठीक है। तो यहां पे ये चीज देखने को मिली थी, क्योंकि जितनी भी कंट्रियां नई नई आजाद हुई थी, तो वहां पे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि वहां पे वो अनडेवलप्ड थे और कमजोर थे आर्थिक रूप से,
और उनको क्या करना है, सस्टेन करना है, अपने लोगों की पॉपुलेशन को खुश रखना है। एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, डेमोक्रेटिक बनाना है अपने देश को, लोगों की जरूरतों को फुलफिल करना है। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद है 3 वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखो 3 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड बताइए कौन सा है, सेकंड वर्ल्ड कौन सा है, थर्ड वर्ल्ड कौन सा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड में अगर आएंगे तो कंट्रियां कौन सी आएंगी, कंट्रियों के नाम नहीं रखने हैं याद, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो कौन सा वर्ल्ड था, वो वर्ल्ड था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, पूंजीवादी लोकतांत्रिक। ठीक है, और ये कौन सा था, सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड में कौन से आएंगे, ये कैपिटलिस्ट हो गए, ये कौन से हो गए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी सी, सोशलिस्ट, पेन कहां गया, ये रहा, और कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड, तो तुम डिस्क्राइब कर देना उसके बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड इज बिलोंगिंग टू द कैपिटलिस्ट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर कंसिडर इन द फर्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जांपल याद रख लेना, जैसे यूएसए, ये सारी चीजें। वही सेम लाइन इसमें भी चेप देना। और तीसरी लाइन किसमें, थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड में कौन से आएंगे, जो क्या बोलते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट थे, क्या थे, न्यूली इंडिपेंडेंट। या फिर तुम इसमें एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा सा, इसमें ये भी चीज लिख सकते हो, न्यूली इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो। वैसे मैं पूरा ही लिख देता हूं, न्यूली इंडिपेंडेंट। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट वो थे, क्या बोलते हैं, देश थे। ठीक है, स्टेट भी बोल सकते हो, कंट्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, मैं यहाँ पे कंट्री कंट्री भी लिख सकते हैं, वैसे स्टेट भी लिख सकते हैं, दोनों बात सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता इसमें। ठीक है, तो सुनो, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब उसमें क्या बोलते हैं, ये कंट्री कौन सी थी, डेवलपिंग कंट्री थी, जो किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड में कंसिडर करा गया। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्री थी, ये डेवलपिंग भी बोल सकते हो, और साथ में अंडर डेवलप कंट्री भी ला सकते हो, अंडर डेवलप। ठीक है, दिस कंट्री वर नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी ब्लॉक। ठीक है, ये किसी भी ब्लॉक्स में जाके जुड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए थर्ड वर्ल्ड के बारे में, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। कहां गया वो, रिसोर्स है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सभी क्या बोलते हैं, कंट्रोल किया जाता था, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर बता रखी है पहले पॉइंट के अंदर। फिर क्या बता रखा है, डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस था, वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंट्रोल कर रही है एक सिंगल पार्टी। ठीक है, इसमें अदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और तुम ये बोल सकते हो वन 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 कंट्री इज ओनली डोमिनेटेड देयर, उस कंट्री का नाम क्या था, रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज लिख सकते हो, सेंट्रलाइज प्लान इकोनॉमी भी आ गया यहाँ पे, ये अभी पॉइंट बताया था तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, द सोवियत गवर्नमेंट गेव मोर इंपोर्टेंस टू अ हैवी इंडस्ट्री सच एज स्टील, मशीनरी और डिफेंस इंडस्ट्री। इन पे ही क्यों फोकस करा, क्योंकि इनका मेन जो फोकस था वो क्या चीज था, हथियार बनाना, इन चीजों में स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो लिमिटेड थी। ठीक है, हर कोई अपने ओपिनियन नहीं रख सकता था। एक टाइम पे फ्रीडम देने की भी वो कोशिश करी थी, और जब देने की कोशिश करी थी तो उसमें क्या दिक्कत हुई, उसमें हमें ये दिक्कत देखने को मिली कि फिर बाद में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रखा है, यहाँ पे बात कर रखा है, हाईलाइट एनी टू एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी विच वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद द्वारा क्या बोलते हैं,
इन्फ्लुएंस्ड है। तो उन्होंने अपने 3 वो बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बताई थी उन्होंने, गुटनिरपेक्ष की नीति बताई थी कि हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं, ठीक है। हमारा देश क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, हम शांति के प्रतीक रहेंगे, ठीक है। मतलब हम इन चीजों में लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिससे क्या बोलते हैं देश में अशांति फैले, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, पॉलिसी ऑफ पीस को एग्जिस्टेंस एंड पंचशील, ठीक है। तो यहां पे भी वही बता रखा है कि नेहरू स्ट्रांगली सपोर्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग नेशन, ठीक है। वो चाहते थे कि क्या बोलते देश, जितने भी देश हैं उन देशों में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। और इसके लिए उन्होंने क्या करा था, इसके लिए उन्होंने जो पंचशील एग्रीमेंट करा था साइन, किसके साथ, इंडिया और चाइना के बीच में। कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज बता रहा था यहां पे कि पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पंचशील, ये दोनों एक दूसरे में रिलेटेड है। कि उन्होंने पहले प्रूव करा कि भाई हम चाहते हैं कि इन नेशन, जितने भी देश है या जितने भी नेशन है न्यूली इंडिपेंडेंट है, उन सभी के बीच में क्या रहनी चाहिए, इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए, और उनके बीच में पीस पीस रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पंचशील का एग्रीमेंट करा था, किसके साथ, चाइना के साथ। और ये चीज मैंने बता दी, टाइम के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पे क्या आता है, अगला पॉइंट यहां पे आता है, अच्छा यही 2 थे क्या उसके अंदर, या फिर मैंने 2 ही बताया, 3 पॉइंट हो गए शायद में भी, नहीं 2 ही पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे ही वाला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप टेकन बाय चाइना दैट लीड टू द राइज ऑफ द इट्स इकोनॉमी, ठीक है। तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करेगी, चाइना की इकोनॉमी कैसे ग्रो करी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ओपन डोर पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। वो नीति में क्या करा था उन्होंने कि 1900, अब हिंदी में भी थोड़ा बताया था उन्होंने, इंग्लिश वाले वो हिंदी वाले बोलेंगे कि हमारे तो कुछ सुन ही नहीं रहे, ठीक है। 1900, अब ठीक है, अरे ये हिंदी सॉरी इंग्लिश में ही बताता हूं, ठीक है। डेंग शिंगपिंग की बात कर रहे हैं। तो जो डेंग शिंगपिंग थे, ठीक है, वो चीन के बड़े आर्थिक सुधार उन्होंने शुरू किया था। सरकार ने विदेश निवेश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और निजी उद्यमों को बढ़ावा दिया, समझ रहे हो। वही चीज मैंने जो बताया कि क्या बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी में क्या था कि अब तुम हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हो, और बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले काफी टाइम तक आइसोलेट रहा था, और फिर उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। तो ये इनका तरीका था। अब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के साथ साथ एक चीज और करी थी, जिसका नाम क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें सारी फैसिलिटीज वगैरह होती है, और वहां पे लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे अगर आप जाओगे मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव, ये जो है वहां पे, वो भी एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही आता है। वहां पे सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज कंपनियों को प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आके स्टैब्लिश हो, ठीक है। जिन जगह पे ये आपको देखने को मिलेगी ना, वहां का एरिया आपको काफी डेवलप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, चाइना स्टैब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू इन्वेस्ट एंड इंडस्ट्री वर ग्रोइंग गिवन टैक्स बेनिफिट एंड फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, टैक्स वगैरह देना, वो सारी चीजें बता रखे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी के बारे में बताया। उसके बाद यहां पे बता रखा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर उसने, चाइना ने बहुत ज्यादा फोकस करा था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल उसमें किसकी बात कर रहे हैं, चाइना फोकस हेविली ऑन ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दिया। लार्ज इन्वेस्टमेंट वर मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा खर्चा करा। खासकर टेक्नोलॉजी पे तुम ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी पे चाइना ने अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, तभी आज चाइना इतना ज्यादा डेवलप है, ठीक है। उसके बाद यहां क्या बात करें कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक है। तो अब वो क्या करने लग गया, बाद में एक्सपोर्ट भी करने लग गया। उसके ही बारे में यहां पे बता रखा है कि चाइना इंकरेज एक्सपोर्ट एंड बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग गुड टू मेनी कंट्रीज विच इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इससे तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जितना अगर हम अपना माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर की इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ के भी जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने फोकस करा था। तो ये सारी चीजों पे जब इनका क्या बोलते हैं वो सारी चीजें बढ़ने लग जाएगी, तो फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे हाई प्राइस में, तो उससे क्या कमाएंगे, बेनिफिट कमाएंगे, ठीक है। तो वही सारी चीज बता रखे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं
अगले क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 4 फैक्टर विच जस्टिफाई इंडिया क्लेम्स टू बी अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सितारा बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये वाला भी और छठा जो अभी बताया है मैंने, ठीक है, चाइना के बारे में कि उसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करी, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखने को मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहां पे, वो पीस को फॉलो करता हो, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, वही चीज बता रखी है। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है ऑन पेपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग। ठीक है, तो इंडिया क्या बोलते हैं, अपनी जो ट्रूप्स है ना उनको यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए भेजता है। ठीक है, जितने भी अलग अलग देश है, ठीक है, वही चीज इसमें बता रखी है कि यहाँ पे जितने भी अलग अलग क्या बोलते हैं, जैसे आपको इसका एग्जांपल श्रीलंका, श्रीलंका में क्या बोलते हैं, 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो उन दोनों ग्रुप्स का नाम नहीं बताऊंगा, वो दोनों ग्रुप्स का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ध्यान रहेगा मेरे को, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो 2 ग्रुप कौन से थे जिन 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो फिर इंडिया ने अपने सपोर्ट से यहाँ से आर्मी भेजी थी, उसका नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, और वो गई थी, फिर वो कुछ टाइम के बाद वो वापस आ गए थे। ठीक है, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे थे उनका इंटरफेरेंस बाहर वाली कंट्री का। ठीक है, बाकी एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि उन्होंने, जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो पीस कीपिंग फोर्स के लोग थे, उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे चीजें सीखी, फिर उनको सीखने के बाद फिर वापस भेज दिया। ठीक है, ये एक अलग, इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें बता भी नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि ठीक है वो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं कि इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है और पॉलिटिकल पावर भी है, क्योंकि अगर तुम देखोगे एशिया में कहीं ना कहीं इसकी बातों के थोड़ा वैल्यू है, पहले थी अब तो पता नहीं। ठीक है, इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, पॉलिटिकल पावर प्लेज इन अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ ग्लोबल अफेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या कर बता रखा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रीजन बताए हैं, बस यही थे। हाँ, तो 4 रीजन बताए थे, लार्ज डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, उसके बाद बताया कंट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग, और ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इवैल्यूएट एनी 4 बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन के, 4 बेनिफिट बताने हैं कि 4 बेनिफिट बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या थे। ठीक है, सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर का था उसका प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि जब HYV सीड्स जो आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे, उनसे क्या हुआ कि जो ये प्रोडक्शन है उसकी गुणवत्ता बढ़ने लग गई और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने लग गई। ठीक है, मतलब खेती बाड़ी ज्यादा होने लग गई। ठीक है, तो वही चीज है अचीवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि अब इंडिया के पास इतना खाना रह रहा है स्टोर की, उसको कोई दिक्कत नहीं है किसी के ऊपर निर्भर रहने की। ठीक है, तो जैसे पहले फीमेन वगैरह ये सारी चीजें रही थी, तो वो वैसी कोई भुखमरी नहीं रहेगी अब आने वाले टाइम तक, क्योंकि इतना बफर स्टॉक और इतना सारा हम अपने पास राशन वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, इंप्रूवमेंट इन फार्मर इनकम। ठीक है, जब ज्यादा किसी चीज की ज्यादा प्रोडक्शन होएगी तो उसको ज्यादा बेचा जाएगा, और जो बंदा बेच रहा है उसको प्रॉफिट भी होएगा। ठीक है, तो यही चीज बता रखा कि फार्मर लोगों की कंडीशन वो सुधरी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आई थी, फर्टिलाइजर भी आया था, और ये जो HYV सीड्स बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इनसे ही क्या बोलते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, वही चीज बता रखी है इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास। ठीक है, तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि जो कृषि संरचना का था उसका विकास हुआ, क्योंकि तरह तरह के जब इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे तो फिर उनसे जब वो खेती बाड़ी करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी तो फिर वो और अच्छे से क्या कर पाएंगे, खेती बाड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, रूरल रोड्स। ठीक है, तो वही सारी चीज यहाँ पे बता रखे जो अभी मैंने जिक्र कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत, क्योंकि पहला रीजन क्या था,
इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि क्या क्या रीजन रहे थे जिस वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है। व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो सबसे पहला आर्थिक ठहराव था कि उनकी जो सारी इकोनॉमी है वो किस पे खर्च करी जा रही थी, हथियारों पे करी जा रही थी, और वो प्लान इकोनॉमी नहीं थी, ठीक है, सेंट्रलाइज थी इकोनॉमी, ठीक है। तो सारे पैसे एक तरफ थे। उसके बाद दूसरी चीज है पॉलिटिकल वीकनेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, और लैक ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही है और ठीक है किसी को कोई फ्रीडम नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेंट वगैरह ये सारी चीज नहीं है, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज बता रखा है कि ये कब हुआ, ये तब हुआ जब क्या बोलते हैं यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव आए, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए और उन्होंने कुछ सुधार करा। तो आप जब क्या बोलते हैं किसी व्यक्ति को थोड़ी इंडिपेंडेंट मिलेगी, तो इंडिपेंडेंट मिलने के बाद वो क्या करेगा, जो मतलब जो सच है वो बोले। अब मेन चीज क्या हुई थी, यहाँ के जो लोग थे यूएसएसआर के लोग, ये पहले दाल चावल खा रहे थे, लेकिन अब ये बाहर निकलने के बाद क्या खाने लग गए, मटर पनीर खाने लग गए। तो थोड़े बहुत उनको फ्रीडम वगैरह जब मिलने लगी ना, तो ये मटर पनीर का स्वाद चखने के बाद फिर दोबारा दाल चावल खाने का इनका मन नहीं कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने क्या 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 डिसीजन लिया कि भाई अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है। उसके बाद रिफॉर्म्स का भी जिक्र कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव, ठीक है। पेरोस्ट्रोइका इंट्रोड्यूस करा था मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है। अनइंटेंशनली वीकन द सोवियत सिस्टम एंड एक्सेलरेट द इट्स कोलैप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, ये पॉइंट लिख दोगे पेपर में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा था, मैनी रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन डिमांडेड इंडिपेंडेंट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चलने लग गए थे अलग अलग देशों में, ठीक है। तो वो सारी चीज थी, ठीक है। रशिया वगैरह, इसमें कौन कौन सी देश थी, बाल्टिक्स कंट्रियां थी, वो भी सब इन्वॉल्व होने लग गई थी, वो सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन खत्म हो गए, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम द टू सुपर पावर कैंप्स, ठीक है। यहां पे डिस्टेंस मतलब किसकी बात कर रहे हैं, टू सुपर पावर्स कौन कौन सी, यूएसएसआर और किसकी, यूएसए की। तो ये दो कंट्रियां थी, इन दोनों से दूरी रखी किसने, इंडिया ने, और एक खुद का अपना वो बनाया जिसका नाम क्या दिया, नाम, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ठीक है, गुटनिरपेक्ष की नीति। तो पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों अपनाई उसने, कि क्योंकि जो इंडिया था वो, ठीक है, फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, डिड नॉट वांट टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सुपर पावर, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहता था। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर वो दोबारा किसी सुपर पावर के अंडर में आएगा तो दोबारा एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में तुम ये कह सकते हो वो डिपेंडेंट हो जाएगा या फिर गुलाम बन जाएगा दोबारा से किसी का। तो कॉलोनी नहीं बनना चाहता था, अब वो इंडिपेंडेंस का अपना एंजॉय करना चाहता था, ठीक है। दूसरी चीज है प्रमोटिंग ऑफ वर्ल्ड पीस। वो चाहता था कि क्या बोलते हैं, इन अगर मैं किसी ब्लॉक में शामिल होऊंगा तो फिर उसकी विचारधारा बढ़ानी पड़ेगी, उसकी विचारधारा को फॉलो करूंगा, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, उससे ये सबसे बड़ी सिचुएशन आएगी कि जो वो मैं मेरा जो मोटिव है ना पीस फैलाने का, वो पीस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये रीजन था। वही चीज बता रखी है, इंडिया बिलीव दैट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री ब्लॉक कुड इंक्रीज ग्लोबल टेंशन, देयरफॉर इट ट्राई टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेट अमंग नेशंस, ठीक है। ये बात बोल रखी है उन पेपर में कि वो ग्लोबल टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन बाद में इन्होंने किसी को ज्वाइन कर लिया था। किसको ज्वाइन करा था आप बताना, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट पे मेन फोकस था उसका। जितनी भी नई कंट्रियां थी, इंडिया वांटेड टू फोकस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट रादर देन द बीइंग इन्वॉल्व इन द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो वो चाहता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ करूंगा मैं अपनी, और सोशल लेवल पे डेवलप करूंगा, क्योंकि जात पात ये सारी चीजें उस टाइम में बहुत थी, और ठीक है गरीबी भुखमरी ये सारी चीज थी। तो उसका ये मानना था कि अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होऊंगा तो फिर ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वही सारी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, सपोर्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। इंडिया सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट विच मेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम बोथ द अमेरिका एंड सोवियत ब्लॉक, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लाए थे, उसका नाम था, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, ठीक है। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति लाए, जिसके जरिए वो ये बता रहे थे ना तो अमेरिका से मिलो ना सोवियत संघ से मिलो, ठीक है। तो यहां पे ये 10वां क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, खत्म होता है। अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है।
कि अब उसके क्या क्या परिणाम रहे जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर क्या क्या परिणाम रहे। सबसे पहला, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या हो गया, खत्म हो गया, अब कोई युद्ध है नहीं, ठीक है। फिर एक कंट्री इमर्ज हुई, ठीक है, किसमें, सुपर पावर के रूप में, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म होगा तो कोई ना कोई तो इमर्ज होगा ना। तो वही पॉइंट ये लिख रखा है, इमरजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज द ओनली सुपर पावर। उसके बाद क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्रों का राष्ट्र कुल बना, ठीक है। उसमें क्या बोलते, जितने भी नए नए देश थे वो आजाद होने के बाद उन्होंने सीआईएस के, अब यहाँ पे जिक्र कर रखा है सीआईएस का, शायद लिखा नहीं होगा बट हाँ सीआईएस का भी जिक्र है कि सीआईएस बना, उन्होंने डिसाइड करा कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट न्यू, क्या था कॉमन, सीआईएस का मतलब क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूली स्टेट, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। तो वो उसकी उसकी स्थापना वो हुआ, ठीक है। फिर बनाने के बाद एक ग्रुप बनाया उन्होंने, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें क्या बोलते हैं, जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रियां थी वो सारी थी इसमें, और इनका मेन फोकस क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये सारी चीज थी। अब उसके बाद क्या है, एंड ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है, सोशलिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया है। अब ये खाली एक ही पावर रहेगी, कौन सी सुपर पावर है, अमेरिका, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सारी कंट्रियों में डेमोक्रेसी आने लग गई, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम, कैपिटलिस्ट सेंट्रलाइज सिस्टम था वो खत्म होने लगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम वगैरह आने लग गया, ठीक है। तो ये चीज बताइए। उसके बाद अगला क्या है इसमें, तो वो क्वेश्चन इतना ही है, इसके अंदर समझ में आया क्या क्या चीजें बताइए, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट बताया इसमें, ठीक है, कि समाजवादी गुट का खत्म हो गया, ठीक है, जो नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट बने। उसके बाद क्या है कि जो अमेरिका है वो एकमात्र सुपर पावर बन गया था। उसके बाद कोल्ड वॉर का अंत हो गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे। मेंशन एनी 4 प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं एक बार। 1989 से 1999 तक केंद्र सरकार के नेतृत्व करने वाले भारत के किसी 4, ठीक है, कभी 4 आता है, कभी 2 आता है, आता जरूर है कुछ, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको भी क्या कर लो, मार्क कर लो, आता है ऐसा चलता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा, यही क्वेश्चन नहीं उठ के आएगा सूत्र डायरेक्ट, कब हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि चीटिंग नहीं करा रहा हूं मैं, आपको पेपर करा रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो वीपी सिंह है, ठीक है, वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के है, ठीक है। और चंद्रशेखर किसके, समाजवादी जनता पार्टी गवर्नमेंट के है, ठीक है। जो किसको सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। देवा गौडा, ठीक है, ये किसको सपोर्ट करते थे, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब इस पार्टी से बिलोंग करते थे। यहां पे क्या बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है कि 1989 से 1999 तक केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाले भारत के 4 प्रधानमंत्रियों का नाम बताना है, और उनके संबंधित गठबंधनों के भी नाम बताना है, ठीक है। तो वही नाम बता रखे हैं, वीपी सिंह भी वो रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी, और आई के गुजराल भी, जो किससे, यूनाइटेड फ्रंट से थे, ठीक है। तो इसमें से जैसे ये 2 3 जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक इनका कार्यकाल नहीं रहा था, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी का ही नहीं रहा था, 3 3 4 4 साल, मतलब किसी का 2 साल, कुछ तो ऐसे भी थे, कहावत सुनी होगी वो सब आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन सब के ऊपर नहीं चलते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। इस क्वेश्चन को तरीके से ऐसा कर लो कि भाई ये तुम्हें 4 नाम याद रहे, ठीक है। तो पेपर में 2 नाम भी पूछ लेगा, हो सकता है 4 नाम भी पूछ ले, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब शॉक थेरेपी के बारे में बताना है। शॉक थेरेपी के अंदर क्या था कि एक रैपिड ट्रांजिशन थी, ठीक है, मतलब तेजी से क्या करना था, बदलाव करना था। किसके अंदर बदलाव करना था हमें, क्या बोलते हैं, यहां पे बता देता हूं, मैं इसको लिख के बताता हूं, वैसे तो याद नहीं आएगा। सोशलिस्ट से किससे, कैपिटलिस्ट में क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, मतलब इनको उसमें बदल देना, ठीक है, परिवर्तन करना, ठीक है। तो वही चीज है, शॉक थेरेपी से आशय, अभी छींक आने वाली थी। शॉक थेरेपी से आशय 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अचानक और तीव्र परिवर्तन से है, ठीक है। समझ में आया शॉक थेरेपी जो लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, सोशलिस्ट को समाजवादी बोल सकते हो, साम्यवादी बोल सकते हो, ठीक है, समाज
ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसी का मतलब शॉक थेरेपी है। ठीक है, एक शॉर्ट में बता दिया। शॉक थेरेपी का पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्म करना था। ठीक है, जितनी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसको खत्म करके क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लानी थी। ठीक है, तो क्या है, टू ट्रांसफॉर्म सोशलिस्ट इकोनॉमिक इनटू अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल लो, मार्केट इकोनॉमी बोल लो, बात है क्या। टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ना ये जो यूएस ने क्या बोलते हैं शॉक थेरेपी वाला जो प्रोसेस लाया था, जो भी उनको ट्रांजिशन करवाया था कैपिटलिस्ट की ओर, ये एक तरीके का बदला लिया था बाकी कंट्रियों वगैरह से। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा था कि क्या बोलते हैं इन्होंने काफी टाइम तक परेशान करा है, जो भी यूएसएसआर के साथ के जुड़े हुए थे ना, उन्होंने काफी टाइम तक परेशान करा है। तो इसलिए इनको इस तरीके का टॉर्चर करो कि बाद में वो याद रखे हमें। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, श्योर अबाउट न्यूज के इसके ऊपर, बट हाँ ये चीज मेरे को लगती है कहीं ना कहीं, इस चीज का मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा अजम्पशन हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें उन्होंने जान के भी करी हो। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वे में अगर तुम सोच के देखोगे कि किसी सोशलिस्ट कंट्री को एकदम तरीके से बदलाव कर रहे हैं किसमें, कैपिटलिस्ट में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत आएगी ना। जैसे अगर मैं बोल देता हूं कि अभी मेरे लंबे बाल है और मैं एकदम से गंजा हो जाऊं, ठीक है, जो कि नहीं होऊंगा, ठीक है, एकदम से गंजा हो जाऊं तो कितना अजीब नहीं लगूंगा। ठीक है, हाँ, तो वही चीज है, तो वही वाला हिसाब है कि यहां पे भी एकदम से ही बदला है। एकदम से कोई भी चीज बदलती है तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आप क्या बोलते हैं अभी पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर रहे हो ना, जैसे मान लो आधा घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो और अब ये 1 घंटे की वीडियो आएगी तो फिर एकदम से घबरा जाओगे, भैया इतनी लंबी वीडियो डाल दी आपने, इसको मतलब सीखने में भी टाइम लग जाएगा। तो वही चीज वाली यहाँ पे भी बता रखी है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि एक तरीके का बदला लिया था अमेरिका ने, किससे, जितने भी यूएसएसआर थे और यूएसएसआर के साथ की कंट्रियां थी। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन एंड इनकरेज प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीज बता रखे कि प्राइवेटाइजेशन को लाया और प्राइवेट ओनरशिप को लाया। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि इंटीग्रेट दीज कंट्रीज विद द ग्लोबल इकोनॉमी एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वो क्या करवा रहे, जितनी भी उनकी वहां पे कंपनियां वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा रहे, ये सारी चीजें करवा रहे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हुई थी, इसका पर्पस समझ में आया। इसके अगर ऐसे पूछेगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द शॉक थेरेपी, तो उसके ऊपर क्या लिखोगे कि जो अधिकतर कंपनियां थी वो नौने पौने दामों पे, औने पौने दामों पे, नौने पौने कह रहा हूं, ठीक है, औने पौने दामों पे क्या हो गया था, बिक गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके इसके ऊपर पॉइंट लिख सकते हो। ब्लैक माफिया मतलब ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक मार्केट का भी काफी ज्यादा प्रचलन हो गया था। ठीक है, रशियन माफिया इमर्ज हुआ, तो ऐसी काफी सारी सिचुएशन आई जब क्या बोलते शॉक थेरेपी आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। उसके बाद रूबल का वैल्यू गिर गई थी। ठीक है, जो रशियन करेंसी रूबल रूबल है ना, उसकी वैल्यू घट गई थी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी उसमें लिख सकते हो अगर वैसे पूछ लेता शॉक थेरेपी में। ठीक है, ऐसे इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट, नाम के मुख्य योगदान का आकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी, कि हमें क्या बोलते हैं अपनी स्वतंत्रता और अपनी, इसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मैं शॉर्ट में बोलूं तो खुद का राज। जब कोई कंट्री खुद का जहां जिस कंट्री में खुद का राज होता है ना, मतलब हमारे द्वारा चुना हुआ लीडर ही रूल कर रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि क्या है, संप्रभुता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो फिर सोवरेनिटी एक अपने आप में ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, तो सोवरेनिटी पे चीजें रहे। ठीक है, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्प न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक्स एंड द सोवियत सुपर पावर ऑफ द। ठीक है, वही नॉन अलाइनमेंट की जो बातें थी वही यहाँ पे बता रखी है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बता रखी है, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कि हर कोई अपनी विदेश नीति को अपना सकता है, उसके ऊपर कोई भी विदेश नीति नहीं थोपी जाएगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने देशों को अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की स्वतंत्रता दी, बिना किसी महाशक्ति के प्रभाव में आए। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पे बताइए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बता रखा है इसमें, शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, किसको दिया है, शांति और सहयोग का, क्योंकि इस आंदोलन की में अंतरराष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए देश के बीच शांति और सह अस्तित्व
सहयोग सदैव को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो शांति और सहयोग है उन चीजों के ऊपर मेन इन्होंने फोकस करा है। ठीक है, किसके ऊपर? पीस और कोऑपरेशन, इन दोनों चीजों के ऊपर मेन फोकस करा है। और इसमें ये चीज कहीं ना कहीं इसका ना अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, जब क्या बोलते हैं एक थर्ड पार्टी आ गई थी ना, जो कह रही थी कि किसी के भी साथ मत मिलो, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता खुद को एंजॉय करो। तो इसमें भी कंट्रियां जब जुड़ी तो फिर इससे कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की टेंशन भी कम हुई थी। ठीक है, तो जो ग्लोबल टेंशन बढ़ रही थी वो भी कम हुई थी। अगर दो दो खेमों में बट ही जाता ना पूरा क्या बोलते हैं देश, तो हो सकता था कि वॉर पीक लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूं, सपोर्ट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, न्यू नेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रखा है, क्या बोल रहा है यहां पे, सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेशन, कि जो नाम है ना उसने इनकरेज करा है कि उनकी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड रेज द वॉइस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन इन इंटरनेशनल फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉरम्स, ठीक है, तो वहां पे क्या बता रहा कि राष्ट्रीय मंच पे भी कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट करा, जो भी नए नए स्वतंत्र देश थे उनको बढ़ावा दिया कि हम क्या बोलते हैं वो सपोर्ट में खड़े हुए, वही वाली सारी चीजें। ठीक है, तो वही बोल रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नए स्वतंत्र देशों को की आवाज को मजबूत किया। ठीक है, ये हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो क्योंकि काफी लोग हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक करते नहीं है। वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक वीडियो यहां तक देख चुके हो तो। ठीक है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट मेक्स द यूरोपियन यूनियन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाने के क्या कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक पावर। ठीक है, अगर तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन है उसमें एक ही करेंसी को फॉलो कर रखा है, तो इतने सारे जब उसमें छोटे छोटे देश मिल गए हैं, ठीक है, एक देश अलग भी होता है, ब्रिटेन अलग होता है, ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, हर घर कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। ठीक है, जो ब्रिटेन से अलग, जो ब्रिटेन ने एग्जिट करा था, ठीक है, तो उसी को क्या बना दिया, ब्रेक्सिट। ठीक है, तो पेपर में अगर ऐसा पूछे यूरोपियन यूनियन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक्सिट, तो फिर तुम बोलोगे व्हेन ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इट्स कॉल्ड द ब्रेक्सिट। ठीक है, तो ये चीज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन हैज पावरफुल एंड डेवलप्ड इकोनॉमी विद द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी स्ट्रॉन्ग रही है। और अगर इसमें पता होगा, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पावरफुल रहा है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरो की वैल्यू भी बहुत ज्यादा अप रही है। ठीक है, यूरो एक मात्र ऐसा करेंसी है जो क्या बोलते हैं डॉलर को टक्कर देती है। वैसे है करेंसी बहुत सारी, बट यूरो कहीं ना कहीं उसको कंपीट करती है। तो वही चीज है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता रखा है, मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन ईयू कोऑपरेट क्लोजली इन अ पॉलिटिकल मैटर, वर्क टुगेदर इन अ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहां पे ये चीज देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल मैटर्स में ये साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, बट कुछ कुछ मुद्दों में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे इनके लोगों के बीच में भी थोड़े बहुत अनबन चल रही है। जैसे ईरान पे हमला हुआ था तो उसमें दो कंट्रियां थी, एक तो एग्जिट होने वाली थी, ठीक है, और दो और इसके सपोर्ट में काफी लोग तो बोल ही रहे थे। ठीक है, तो वही चीज है, वो उसका भी एक सबसे बड़ा इशू रहा था। ठीक है, इनकी करेंसी कॉमन है। अब कॉमन करेंसी रहेगी तो फिर क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, ठीक है, वो इंटीग्रेट रहेगी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो कॉमन करेंसी का भी होने का फायदा है। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। ठीक है, क्योंकि भाई इतना डेवलप्ड एरिया है, सबसे पहले मतलब गुलाम रहा ही नहीं है, मतलब यूरोप में कुछ कंट्रियां ऐसी है जो गुलाम कभी रही नहीं है। तो वो कंट्रियां जब, और जिसको जितनी जल्दी आजादी मिली है उसने उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ वगैरह सारी चीजें करी है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा हूं, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इसकी क्वालिटी अगर देखोगे तो वो यूरोप की क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, वहां पहुंच गया क्या फिर से? ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म आशियन वे। आशियन वे को बताइए, आशियन शैली क्या कहती है। ठीक है, कि क्या करना हमें, कि अगर जो जो चीजें लड़ाई के जरिए सोल्व होने वाली है उनको बातचीत के जरिए सोल्व करना। ठीक है, यही चीज है। इन आशियन रिफर स्टाइल ऑफ द डिसीजन मेकिंग फॉलोड बाय एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट एम्फसाइज इनफॉर्मल डायलॉग, ठीक है, कंसल्टेशन, कंसेंस एंड
म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग मेंबर कंट्रीज रादर देन कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है, बिना लड़ाई के जरिए, बातचीत के जरिए सारी चीजों को क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इसमें टकराव के बजाय आपसी बातचीत, परामर्श और सहमति से एक दूसरे के संप्रभु का सम्मान करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, मतलब बातचीत के जरिए मैटर को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। मेन फीचर बात कर रहे हैं, डिसीजन थ्रू द कंसेंस एंड कंसल्टेशन, ठीक है, वही बात कर रखे, निर्णय और आपसी सहमति और परामर्श के से दिया जाए, ठीक है, मतलब वही चीज है कि कोई भी चीज के ऊपर अगर डिस्कस कर रहे हैं, लड़ाई वाला मुद्दा, उस पर आपस में डिस्कस कर लिया, डिस्कस करके सोल्व कर दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रखा है, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन अ इंटरनेशनल अफेयर ऑफ अ मेंबर स्टेट, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रखा है कि सोवरेनिटी का सम्मान रखना है, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, कि भाई वो देश अपने देश को जिस तरीके से चला रहा है, तो वो वही चीज मैंने बताया ना कि कोई खुद से स्वयं का शासन, संप्रभुता, ठीक है, तो उस तरीके से तो तुम या ये चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोवरेनिटी कहीं पे आज के टाइम में तो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेकिन वही चीज बता रहा है कि सोवरेनिटी की क्या करना, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, खुद का शासन, और ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, तो क्या कोई व्यक्ति डिसीजन खुद से ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग गवर्नमेंट एक दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर ऑफ मेंबर स्टेट, ठीक है, उनके जो निजी मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। तो वही चीज बता रखा है, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना। उसके बाद क्या है, संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण संवाद संवाद को प्राथमिकता देना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, खत्म हो गया वो क्वेश्चन, हाँ, तो वो क्वेश्चन इतना ही था, तो उसमें उसके पॉइंट यही थे। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था इसका हमने, कि संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण संवादों को प्राथमिकता देना। आगे बढ़ते हैं, एनालाइज द नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एज कंपोनेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रखे हैं, शक्ति संतुलन की बात कर रहे हैं, किसमें, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दो तरीके की सुरक्षा होती है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक बोल लो, अपारंपरिक बोल लो, या फिर नॉन ट्रेडिशनल बोल, ठीक है। तो वही चीज है, अब इस पे जिक्र करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर रिफर टू अ सिचुएशन, ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे, कि पावर को बैलेंस करना, कि अपने पास भी जैसे मान लो अगर हमें लग रहा है कि एक सिचुएशन है जिसमें युद्ध हो सकता है, उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसको कैसे समझाऊं मैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूं, आपको बुक का समझाया तो फिर इसका समझाने के आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल कंट्रीज सो दैट द नो सिंगल कंट्री बिकम टू पावरफुल, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो फिर आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि पावर का हर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट होना, जिससे कोई भी कंट्री ज्यादा पावरफुल ना रहे। वही चीज है कि चार घर है, चार घरों में, ठीक है, एक बदमाश रहता है और ये तीनों को पीटता है डेली। ठीक है, कह रहे तीनों को पीटता है, हाँ, तो ये तीनों को पीटता है, लेकिन अब आने वाले टाइम में इनके पास भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ गई, ठीक है। तो मतलब जिससे ये पीट नहीं सकते, जैसे कि तुम इसमें यहाँ पे मैं इसको हटा के, वायलेंस को प्रमोट नहीं करना हमें, ठीक है, तो इसको मिटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रशासन। अब ये तीनों को पहले पीटता था, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रशासन आ गया, ठीक है, मतलब पुलिस आ गई। तो अब ये यहाँ पे आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक है, मतलब अब ये ताकतवर तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी थोड़ा बहुत ताकतवर हो गया, क्योंकि इसको पीछे किसी का सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस का, ठीक है। तो वही चीज है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि जब मान लो कि हमें ऐसा देखने को मिल जाए ना, कि मान लो हर कोई आज के टाइम में पावरफुल बनने की कोशिश करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट क्यों करा, इसलिए करा ताकि उसको बाद में चाइना, पाकिस्तान, इन सबसे कोई खतरा ना रह सके, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने किसका टेस्ट करा, न्यूक्लियर वेपन का। तो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के बाद उसके पास भी पावर आ गई, न्यूक्लियर पावर आ गई, तो अब उसको कोई डरा नहीं सकता, समझ रहे हो। यही चीजें आपको अभी अगर करंट अफेयर में हो,
तो पता होगा कि अभी जो वॉर वगैरह चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं इसी चीज का एक इशू हटता है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूं, इसलिए इस चीज को समझो। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि भाई ताकतवर बनाना खुद को, ताकि कोई दूसरा हमारे हमारे ऊपर हमला ना करे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूं तो, ठीक है। तो वही चीज बता रखी है। उसके बाद अगली चीज यहां पे बता रहा हूं कि प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल पावर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेंट एनी वन कंट्री फ्रॉम डोमिनेटिंग अदर एंड हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन अ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रखा है, ठीक है, इसमें बता रखा है जो बैलेंस और पावर है ना, वो बैलेंस क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो बैलेंस और पावर या फिर शक्ति संतुलन है, वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है कि एक कंट्री डोमिनेट ना कर पाए किसके ऊपर, ठीक है। तो वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट ना कर पाए, वही चीज बता रहा है इसमें। शक्ति संतुलन किसी एक देश को दूसरे देश पर प्रभाव स्थापित करने से रोकता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध में स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल वही चीज बताइए। मेंटेन्स पीस एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद यहां पे क्या बता रखा है कि पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर मेन फोकस करा जाता है इससे, क्योंकि अगर मान लो सारे ही ताकतवर है, अब जब ये भी ताकतवर हो गया, पहले ये बदमाश था, पीटता था इनको, बट ये सारे ताकतवर हो गए क्योंकि इनको प्रशासन का सपोर्ट मिल गया, तो अब ये बैलेंस ऑफ पावर में अलायंसेस भी बनते हैं, इसलिए कोलिजन करते हैं लोग, इसलिए ट्रीटी साइन भी करते हैं, ठीक है। तो उससे मैंने ये वाला पॉइंट भी समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज समझ रहे हो, तो वही चीज है, सपोर्ट मिलना, पावर मिलना, उससे क्या होता है, बैलेंस ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था किसका, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में था। अब इंश्योर, इसमें क्या बता रखा है, इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, कंट्रीज बिल्ड अलायंसेज एंड स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री, अभी पहले पीछे बताया था, मिलिट्री कैपेबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस एंड प्रोटेक्ट देयर नेशन सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी। तो वही चीज ये अभी पीछे पीछे बता दे, तो इसके ऊपर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। डिस्करेज अग्रेशन, मतलब किसके ऊपर जो हमला है उसको डिस्करेज करना, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं करना, ठीक है। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर डिस्करेज कंट्रीज फ्रॉम अटैकिंग अदर बिकॉज दे फेयर स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, रिटेलिएशन। तो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन के चक्कर में हमें क्या करना चाहिए, जो ये जो लड़ाई होने वाली है, जो भी किसी भी चीज को, उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। अभी अगर आप देख रहे होगे तो जो जो भी वॉर वगैरह चल रहा है उसमें कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही, जो बड़ी कंट्रियां है, यूएसए, ठीक है, रशिया, चाइना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब है, अगर देखोगे तो एक तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वॉर में हमेशा लॉसेज ही होती है, ठीक है, कोई विन नहीं होती, ठीक है। तो यही चीज बता रहा हूं यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दो परिणामों के बारे में हमें बताना है। तो क्या हो गया, सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, जिससे क्या बढ़ने लगा, पैसा बढ़ने लगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कहीं ना कहीं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या बता रखा है, इकोनॉमिक बर्डन, ठीक है, हैवी, ये क्या, अच्छा ये अलग क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ ये अलग क्वेश्चन आ गया। तो दो दो परिणाम पूछे थे, दोनों परिणाम बता दिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। तो सबसे पहले इकोनॉमिक बर्डन आ गया था किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, क्योंकि वॉर में हथियार वगैरह लगते हैं और हथियारों में लड़ाई वगैरह होती है, जंग वगैरह जाती है, जंग वगैरह होती है जिसमें जाने भी जाती है, या फिर मतलब तुम बोल सकते हो मिसाइल है, तो इन सब में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो इकोनॉमिक बर्डन आया। दूसरा, स्ट्रेन ऑन नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय संसाधन थे उन पर क्या बनने लगा, दबाव बनने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधन भी खर्च होते ही है जब भी कोई भी वॉर वगैरह होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज बता रखी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का था वो क्वेश्चन, ये गया, वाई वॉज द कांग्रेस नोन एज अ रेनबो कोलिशन, रेनबो कोलिशन क्यों कहा जाता है, सोशल ग्रुप, ठीक है, एक्सप्लेन। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके ऊपर कारण ये है कि जो हमारी जो कांग्रेस थी उसके अंदर हर पार्टी के लोग थे, ठीक है, उसमें रेडिकल भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, ठीक है, और तुम ये बोल सकते हो लेफ्ट फ्रंट, राइट फ्रंट, जो भी जितने भी आते हैं इसमें, वाम मोर्चे के हो गए, ठीक है, हिंदी में भी कुछ कुछ बताया था, रूढ़िवादी, और ये जितने भी समुदाय के लोग थे, तो इसी वजह से वो एक रेनबो कोलिशन कहलाता है, ठीक है।
पेपर में क्वेश्चन रेनबो कोलिशन से पूछ सकता है, पेपर में और अलग तरीके से भी पूछ सकता है। अलग तरीके से कैसे पूछ लेगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कंपटीटर कोई बनता क्यों नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तरीका बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा। एक मिनट फोन देख लेता हूं कि बैटरी तो खत्म हुई, हाँ है बैटरी इसमें। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ सकता है कि जो कांग्रेस है उसका कभी भी कोई अपोजिशन क्यों नहीं बनाता एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये समझने के लिए कोशिश करो, टाइम वाइम भूल जाओ कि इस टाइम तक उनका कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सारी पार्टियां ही इन्वॉल्व करती थी। तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, सीबीएसई थोड़ा घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आएगा सिमिलर, मिलता जुलता ही। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो मिलता जुलता ही मिलेगा। हर बार ऐसा होता है कि सीबीएसई पैटर्न बदलता है, इसलिए इन चीज को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटेड टू क्या पढ़ा था, हाँ, द कांग्रेस वाज नोन एज अ रेनबो कोलिशन बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटेड एंड इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्लासेस, ठीक है, एंड कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग समुदाय के लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ये देखने को मिलता है, क्या बोलता है, विभिन्न सामाजिक समूह का प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब हर धर्म हर जाति के लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता रखा है, समावेश राजनीतिक मोर्चा। ठीक है, मतलब क्या बता रखा है यहाँ पे, कांग्रेस ने विभिन्न विचारधाराओं को और हितों को अपने में संभाल लिया था, अपने में जोड़ लिया था, जिस वजह से अलग अलग वर्ग के हित भी उसमें, ठीक है, मिलते थे, उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ब्रॉड सोशल सपोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा भाई, उसको बड़ा सोशल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो सारी ही विचारधारा को लेके चल रही है। बाद में अलग भी हुई थी, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर भी बनी थी, तो उसके बारे में भी आपको पता होगा कब बनी थी, और कांग्रेस आर से कौन बिलोंग करता था वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज है, क्वेश्चन छोड़ दिया आपके ऊपर। अब उसके बाद ये है कि अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। हमें क्या बतानी है, न्यूक्लियर पॉलिसी बतानी है, किसकी, इंडिया की। कि इंडिया जो था 1971 में, ठीक है, वॉर जीता, वॉर जीतने के बाद फिर जो इंदिरा गांधी है वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। अब जब फेमस हो गई, अरे एक मिनट जाओ, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, नहीं ये देखो, इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन मतलब अलग कर दिया है। यहां पे तुम ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरीके से, मैं क्वेश्चन को काट देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन होगा आगे होगा कहीं, बट ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया में इंदिरा गांधी का नाम कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि जो इंदिरा गांधी है वो इतना पॉपुलर सपोर्ट कैसे गेन कर पाए। तो तुम इसमें कारण बता सकते हो कि 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी को पॉपुलैरिटी मिली थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी काफी ज्यादा क्या होने लग गई थी, फेमस होने लग गई। ठीक है, अब यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसको भी ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये जो आंसर है ये अलग है और वो उसका आंसर अलग है। न्यूक्लियर पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम किसी पे हथियार तब तक नहीं दागेंगे जब तक कोई हमारे ऊपर फर्स्टली अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने समझा दिया इसके ऊपर भी। ठीक है, एक पॉइंट और है, वो आप खुद से, ठीक है, ढूंढ लेना। ठीक है, नेम द टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इलेक्ट ट्वाइस, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारे इंदिरा गांधी जी रही थी, बाकी दो प्राइम मिनिस्टरों का नाम आपको बताने। अब आप बोलोगे कि सर दो ही तो बोले इसमें, नहीं दो आपको तब भी बताने हैं इंदिरा गांधी का, क्योंकि नाम तुरंत ही इंदिरा गांधी आएगा। दो प्राइम मिनिस्टर तब भी रह रहे, दो प्राइम मिनिस्टरों के नाम बताने कौन कौन से हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं है इसका, आप मान के चलो 21वां है, तो यहाँ पे नीचे लिख देना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड ट्वाइस, और फिर नीचे डाल देना दो ऑप्शन। ठीक है, दोनों नाम कौन कौन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं रह गया, अब हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या बात कर रखी है, जो यूरोपियन यूनियन है उसको सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमें इसको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते आना, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ाया था क्योंकि काफी देर से इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर रहे थे, हिंदी वाले बोलोगे खाली हिंदी में लिखा है, पढ़ा थोड़ी देर। ठीक है, यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छा ये पहले अभी ना देखो इस चीज को समझ लो, आंसर लिखने का तरीका है
कि भाई पहली शुरू की लाइन ऊपर से उठा के चेप दी, ठीक है। इसके सदस्य देश अपनी कुछ संप्रभु शक्तियों का साझा क्या लिखा है, संस्थाओं को सौंपते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। जैसे कि कैसे कैसे, साझी मुद्रा रहेगी, ठीक है। जब सभी की सेम मुद्रा रहेगी तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होएगी, उनकी करेंसी काफी ज्यादा स्ट्रांग होएगी, क्योंकि हर कंट्री कमा रही है और कमा के, अब तुम यही समझ के देखो ना, अगर एशिया में सभी की एक ही करेंसी होती, ठीक है, यूरोप को साइड करके अगर खाली एशिया में एक ही करेंसी होती तो कितनी बड़ी करेंसी होती, ठीक है। तो वही वाला हिसाब है यहाँ पे। तो यही चीज है, कॉमन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन। द EU हैज इंस्टीट्यूशन सच एज द यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन भी बना रखे हैं, जो कौन कौन से बना रखे हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन बना रखा है और यूरोपियन पार्लियामेंट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन होता है बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर स्टेट है वो आके बैठते हैं और इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं, ठीक है। कॉमन फॉरेन है और सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों की क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, EU, ठीक है, EU कंट्रीज ऑफन कोऑर्डिनेट देयर फॉरेन सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एंड एक्ट टुगेदर ऑन अ ग्लोबल इशू, ठीक है। जितने भी ग्लोबल इशू है उन सब पे मिलके काम करती है, ठीक है। कौन, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद ये है कि यहाँ पे क्या बता रखा है, लोगों को वस्तुओं सेवाओं की मुक्त आवाजाही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन का जितने भी सदस्य है वहां पे कोई भी इसके कंट्री के बीच में अगर कोई भी कहीं पे भी जा रहा है तो वो आ जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी वो जो बोलते हैं ना पासपोर्ट वगैरह, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेवा और पूंजी की स्वतंत्रता अफजाई की अनुमति देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने उसके बारे में जाना, ठीक है। और इसके अंदर क्या पॉइंट डाल सकते हो कि ये इतना पावरफुल किए हुए, इसमें तुम ये वाला पॉइंट डाल सकते हो कि परमानेंट मेंबर है, इनमें से इनके मेंबर कंट्री में से कौन कौन से है, दो है वैसे, ठीक है। तो वो कौन कौन से आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो नहीं पता तो बट एक मैं बताऊंगा, ब्रिटेन, बाकी दो आप, बाकी एक आप बताना, ठीक है। तो यही चीज है, ये वाला परमानेंट मेंबर वाला हो गया इसमें पार्ट। और इसमें तुम ये वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो कि वर्ल्ड की ठीक है, दूसरी मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इनकी, ठीक है, किसकी, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। और उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें कि यूएस को कौन अकेला टक्कर दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23वां क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए 1900, ठीक है, जो भी है 1997 में प्रस्तावित किसी भी 4 मानदंड, ठीक है, मापदंड या मानदंड को वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर्थिक शक्ति की। तो आर्थिक शक्ति में क्या बता रखा है कि यहाँ पे जिन देशों की आर्थिक क्षमता मजबूत हो और वैश्विक विकास में योगदान दे सकते हो, उन सदस्यत्व के लिए विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है कि इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, सबसे पहले क्या है, आर्थिक रूप से वो ताकतवर होना चाहिए। अगर तुम्हें किसका सदस्य बनना है, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है, तो उसके लिए अगर स्थायी बनना है, अस्थायी बनना है, तो सबसे पहले आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। दूसरी क्या, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये वैसे सिमिलर ही है, हमने इंडिया का जाना था ना, तो सिमिलर ही है, उससे मिलता जुलता ही है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद इसका यूनाइटेड नेशन में क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इंडिया अपनी क्या भेजती थी यहाँ पे, पीस कीपिंग फोर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा है कि वो लोकतंत्र और मानव अधिकार के प्रति प्रतिबंधित होना चाहिए, मतलब प्रतिबाधित बोल रखा है यहाँ पे, मतलब उसका सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो किसका सदस्य बन जाएगा, यूएन का बन जाएगा, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो मानव सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या बोलते हैं, संकीर्ण और व्यापक, मतलब एक नैरो छोटे छोटे लेवल पे सोचना है और एक बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे मतलब कि एक छोटे लेवल पे क्या क्या समस्या हो सकती है और एक बड़े लेवल पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द प्राइमरी गोल ऑफ अ ह्यूमन सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल कम्युनिटीज फ्रॉम द थ्रेट सच एज वायलेंस, पॉवर्टी, डिसीज एंड environmental disaster, so so that the people can live with the dignity and safety। कि जो भी लोग मतलब रह रहे हैं इस देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर रह रहे हैं, उनको ये सारी समस्याओं से क्या बोलते हैं, बचा रहना चाहिए, ठीक है। तो यही ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी डिग्निटी और सेफली तरीके से जी सके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नैरो और ब्रॉड के ऊपर बता रखा है। सबसे पहले संकीर्ण अवधारणा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो संकीर्ण अवधारणा में क्या बता रखा है, ठीक है, युद्ध, आतंकवाद और शारीरिक हिंसा, ठीक है। मतलब शारीरिक हिंसा मतलब फिजिकल वायलेंस, कोई किसी का खून कर दे। तो ये तो एक बिल्कुल छोटे लेवल पे है कि भाई युद्ध हो जाए या फिर आतंकवादी हमला हो जाए या फिर क्या हो जाए, कोई किसी का खून कर दे। तो ये एक छोटे लेवल पे सोच लिया। अब एक बड़े लेवल पे मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी परेशानी है। तो इंसान को गरीबी, भूख, बीमारी और पर्यावरण समस्याओं से भी क्या देना, सुरक्षा। ब्रॉडर मीनिंग पे हम अलग अलग एक्सपर्ट देखेंगे, जो हमारे तुरंत ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या है, एक बड़े लेवल पे, ठीक है। और नैरो का मतलब क्या है, एकदम छोटे लेवल पे सोचना है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकल रहा है तो कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसको सबसे पहले जान का खतरा हो सकता है, क्या पता उसका कोई खून करते हैं, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज कोई आतंकवादी हमला हो जाए और तीसरा युद्ध हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उसके ऊपर बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन। हमारे 25वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 5 क्वेश्चन मात्र रह गए इसके बाद, ठीक है। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। आई थिंक ये मैंने पढ़ा दिया, नहीं ये नहीं पढ़ाया। तो यहां पे क्या बताया कि सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ना एशिया और अफ्रीका में, उनको क्या क्या समस्या होगा, क्या मतलब सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सब ये चल क्यों नहीं रहा, इंक खत्म होगी क्या इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चल तो रहा है ना, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ, कभी कभार यहां से चल रहा होता है कार्ड। तो एक बार मैं ना यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हमारी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है, वैसे भी कट जाएगा उसमें, थोड़ा बहुत आगे का तो कट लगेगा ना, ठीक है। तो वो मतलब 1 घंटे के आसपास की होगी, ठीक है। तो सुनो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर, ठीक है। अच्छा मैंने वो नहीं करा अभी, पेन नहीं निकाला ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रखा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है एथनिक, जातीय, धर्म और रिलीजन के, ये जो धर्म के आधार पर वो है उसमें भी, उनकी वजह से भी क्या बोलते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ये समस्या होगी। दूसरी क्या है, बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब सीमा को लेके काफी ज्यादा परेशानियां रही है, ठीक है। मेरे को लग रहा है बढ़ा दिया है मैंने। कई देश की सीमाएं औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा स्थानीय परिस्थिति, हाँ पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। तो पढ़ा दिया है वाला क्वेश्चन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, मैनी कंट्री फेस प्रॉब्लम, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नहीं थोड़ा थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे बता ही देता हूँ कि अब आए तो इतनी दूर तक बता ही देते। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, जातीय, धर्म के आधार पर और क्या बोलते हैं रीजनल डिफरेंस के आधार पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जितनी भी नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री थी उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाति, धर्म, ये सारी चीजें आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरी चीज के किस चीज का सामना करना पड़ता है, सिविल वॉर का। हो सकता है इनके बीच में लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपस में लड़ भी जाए। तो तीसरी, और उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट का, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट रही थी पहले, मतलब जो भी रूलर रहे थे, उन्होंने किसी भी बाउंड्री को एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करा था। उनका मेन फोकस किसके ऊपर था, उनका मेन फोकस था वहां पे खाली एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना और वहां से रिसोर्स निकालना। इसलिए उन्होंने उस पर ढंग से कंट्रोल नहीं करा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे देखने को मिलती है,
क्योंकि मिलिट्री कूप भी हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी गिर सकती है। तो ये सारी चीजें समस्या आ सकती है किसको, जितने भी एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, उनके सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है। इकोनॉमिकली वीक थे क्योंकि भाई सारे रिसोर्सेज वगैरह इनका खत्म हो गया क्या, इकोनॉमिक, अरे यहाँ क्यों नहीं चल रहा, चल कोई बात नहीं, यहां मत चल, यहां चल रहा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकनेस देखने को मिलती थी कि यहां पे क्या इकोनॉमिक वीकनेस देखने को मिलती थी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कंट्रियां थी उनके यहां से रिसोर्स निकाल निकाल के कौन ले गए, जो भी रूलर रहे थे, जो भी ब्रिटिशर रहे थे, ठीक है। तो वो सभी जिन्होंने कॉलोनी बनाया था उनको, तो इन चीजों का उनको समस्या का सामना करना पड़ा था, ठीक है। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं, ठीक है, 26वें क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी टू चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तान इन एस्टेब्लिशिंग आ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मे बी आपको ये डर दिख रहा होगा, और हिंदी में नहीं होंगे शायद इसके आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हाँ मैं निकालने में टाइम लग जाता और फिर आपकी वीडियो आज नहीं आ पाती, कल आती, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही कर दिया है, बाकी आपको हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है, इसके भी नोट्स, तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तान, सबसे पहला क्या चीज है, सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस में किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मिलिट्री बार बार क्या है, बार बार गवर्नमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू द frequent overthrow the of a elected government and the establish of a military government। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि बार बार वहां पे क्या होता है, सोशल डोमिनेंस है, जो भी क्लर्जी है, मतलब जो भी पादरी वगैरह है, जो भी धर्म से रिलेटेड लोग हैं, और जो भी कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो बार बार क्या करते हैं, अपनी पावर ले लेते हैं वहां पे, बार बार उनका क्या आ जाता है, ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या कर देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। तो पहली चीज ये है, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, इंडिया से उसके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, इसलिए वहां पे ये भी बोला जाता है उनको कि वाली का जो ये वाले लीडर है वो इंडिया के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे मतलब भड़का के उनको हटा देना, तो ये सारी चीजों की वजह से भी क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में दिक्कत आती है। अब आप बोलोगे इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो कैसे दिक्कत आएगी, अरे भाई सिंपल सी बात है, इंडिया डेमोक्रेटिक को डेमोक्रेसी को बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वो इंडिया से ही लड़ेगा तो फिर इंडिया कैसे सपोर्ट करेगा, समझ गए। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, इंटरनेशनल गवर्नमेंट बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इंस्टीट्यूट वगैरह है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर यहाँ पे अगर इनको हटा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेररिज्म बड़े लेवल पे फैल जाएगा, ठीक है। The lack of a genuine international support for a democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. The US and other Western countries have encouraged military authoritarian rule in the past for their own reasons. उनके reasons क्या है, वही कि टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले। टेररिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो डेमोक्रेसी को दबाने की, वो वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, तो वहां के जितने भी जो आतंकी लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फिर वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, फिर वो बड़े लेवल पे ये बोल सकते हो, फिर हमले वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी के चक्कर में ये यहाँ पे इसको डेमोक्रेटिक सपोर्ट नहीं देते, ठीक है। तो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है, बता दिया ना यहाँ पे कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म फैल जाएगा उससे बड़े लेवल पे, एज द वेस्टर्न पावर अज्यूम दैट थ्रेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड द ऑपरेशन द that Pakistani's nuclear arsenal might fall into the hand of these terrorist group. The military regime in Pakistan has been seen the protector of a Western interest in a West Asia and South Asia, ठीक है। तो इसके अंदर वही बात कर रखी है कि अगर क्या बोलते ये जो है, अगर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म फैला, वही टेररिज्म की बात कर रखी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई तो फिर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म फैल सकता है। वो कैसे फैलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे इनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जो धर्म के रिलेटेड लोग हैं ना, उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और उससे फिर वो वहां से उनके जो ये न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह है उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए
ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, डिस्क्राइब द इवेंट दैट टुक प्लेस इन अ सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस टू मर्जर विद द इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रखा है, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक पूरा ना इवेंट बताना है। कौन सा इवेंट बताना है, कि जब इंडिया आजाद हुआ तब सिक्किम क्या था वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें बतानी है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है बताया, बता रहा है सिक्किम मर्जर विद इंडिया। ठीक है, तो वही मर्ज मर्ज होने से पहले सिक्किम की क्या सिचुएशन थी, फिर बाद में सिक्किम कैसे इन्वॉल्व मर्ज हुआ, वो सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, जो सिक्किम है वो प्रोटेक्टोरेट था ऑफ इंडिया एंड नॉट अ फुल्ली सॉवरेन कंट्री। ठीक है, तो मतलब वो जो इंडिया है वो किसको क्या कर रहा था, जब किसी राज्य को सपोर्ट कर रहा होता ना कोई दूसरा, दूसरे के कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रही होती ना, छोटी कंट्री को, तो उसमें वहां पे प्रोटेक्टोरेट वर्ड आता है। ठीक है, तो सिक्किम एक अपना न्यूली इंडिपेंडेंट अपने आप को मानता था। ठीक है, और ये पूरी तरीके से सोवरेन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो उसको जो इंडिया है वो क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही बता रखा कि इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम डिफेंस एंड रिलेशन वर लुक्ड आफ्टर बाय इंडिया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब समझ गए ना। अब पहले जो बताया था मैंने आपको, अभी क्या बताया मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो सिक्किम था, सिक्किम को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो वही सारी चीज थी। तो वही चीज है, द पावर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द चोगिया सिक्किम्स मोनार्क। ठीक है, तो जो ये सिक्किम का क्या था, मोनार्क था, तो ये इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। ठीक है, इसके पास ये पावर थी। बाकी जो डिफेंस और रिलेशन के ऊपर जो देख रहा था, वो कौन देख रहा था, यहां पे मैं बता रहा हूं, जो सिक्किम को डिफेंस के ऊपर काम कर रहा था ना, एसके लिख दिया हमने। एसके अभी एस्पिरेंट का सीजन 3 आया ना, तो इस वजह से वो दिमाग में चल। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा था, यहाँ पे, हाँ, जो सिक्किम है, सिक्किम को प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा था, इंडिया कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे है, सिक्किम के जो मोनार्क थे, वो मोनार्क क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल अफेयर देख रहे थे। ठीक है, ये कौन देख रहा था, यहाँ पे क्राउन सा बना देते हैं, ये तो गोकू लग रहा है। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन सिक्किम वाज हेल्ड इन 1974। ठीक है, तो यहाँ पे 1974 में इलेक्शन हुआ, सिक्किम कांग्रेस स्वेप्ट विद द इलेक्शन। ठीक है, तो वो इलेक्शन में क्या बोलते हैं, ठीक है, इलेक्शन में आ गई। अब उसके बाद क्या है, सिक्किम असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 1975 आस्किंग फॉर इंटीग्रेशन विद द इंडिया। ठीक है, तो अब सिक्किम की जुड़ने की बात हुई है, देख रहे हो, उसके अंदर क्या बता रहा था, पूरा एक सिनेरियो बताना है कि सिक्किम का इंडिया से क्या रिलेशन चल रहा था आजादी से, और फिर उसके बाद में कैसे वगैरह जुड़ा हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें बतानी थी। इट वॉज फॉलोड बाय अ रेफरेंडम दैट स्टैम्प्ड पॉपुलर अप्रूवल। इंडिया पार्लियामेंट इमीडिएटली एक्सेप्टेड। ठीक है, सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो समझ में आई यहाँ पे क्या बात बताई, यहाँ पे यही बात बताई है कि गवर्नमेंट आई उनकी, सिक्किम में गवर्नमेंट आई। अब गवर्नमेंट में 1974 में आई, 1975 में वो एक क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का क्या लाई थी, कि हम एक रेजोल्यूशन लाए थे कि पार्लियामेंट में आया था 1975 में, कि हमें किससे मिल जाना चाहिए, हमें इंडिया से मिल जाना चाहिए। तो उसके ऊपर, इसके ऊपर एक रेफरेंडम हुआ, स्टैंप मिला, पॉपुलर अप्रूवल मिल गया, फिर बाद में पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने इसको अप्लाई कर दिया, और सिक्किम बिकम क्या, सेकंड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, अब हमारे मात्र 3 क्वेश्चन रह गए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी विद एग्जांपल। ठीक है, यहां पे क्या बता रखा है, 3 थ्रेट के बारे में बताना है, किसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। तो यहां पे तो वैसे 5 लिखे हैं, बट तुम 3 लिख सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी के अगर बारे में तुमसे ब्रॉडर लेवल पे पूछेगा, तो ये वाले पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, ये वैसे जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर में आएगा, तो 5 पॉइंट लिख देना। थोड़ा थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर, अगर ज्यादा इनके बारे में पता है, जैसे अगर टेररिज्म के बारे में ज्यादा लिख सकते हो,
टेररिज्म के बारे में अगर ज्यादा लिख सकते हो तो 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। टेररिज्म और वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और किसके बारे में, हेल्थ एपिडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बता रखी है कि 3 सोर्स बताने हैं किसके किसके लिए जो थ्रेट है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वही बताओगे न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट आर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज फर्स्ट है टेररिज्म एंड वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग भी, ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल पॉवर्टी और माइग्रेशन वगैरह, ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो तो 3 पॉइंट लिख देना, वरना 5 पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देन ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, वही चीज है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन बताने, ठीक है, कि हम जो खर्च कर रहे हैं ना किस पे, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से ज्यादा किस पे, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे, ठीक है। मतलब पारंपरिक सुरक्षा से ज्यादा गैर पारंपरिक सुरक्षा पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्यों? तो वही चीज बता रखा है, इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर पाकिस्तान 19, ठीक है। वो टाइम पीरियड बता रखा कि इंडिया इस लड़ाई में इन्वॉल्व रहा था, ठीक है। चाइना के साथ भी उसका वॉर हुआ है। इंडिया हैड टू अपडेट इट्स आर्मी आफ्टर द सेटबैक इन 1962, ठीक है। तो 1962 में जो धक्का लगा था उसके बाद फिर इंडिया ने क्या बोलते हैं, अपनी आर्मी को अपडेट करा, पावरफुल बनाया, ठीक है। तो इसलिए वही चीज बता के इंडिया हैड टू फेस सम इंटरनल सेपरेट्स मूवमेंट। तो इसलिए यही मेन रीजन है जिस वजह से वो किसके ऊपर खर्च करना पसंद कर रही है, इस सिक्योरिटी के ऊपर। कौन सी सिक्योरिटी के ऊपर, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर। इट हैड टू इक्विप itself with a nuclear power to face the challenges from the neighboring countries, ठीक है। यहां पे क्या बात कर रहा है, इट हैड टू इक्विप itself with a nuclear power to face the challenges। यहां पे बात समझ में आ रही है कि मतलब उसने क्या बताया, कि जो न्यूक्लियर पावर है कि उसको चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो नेबरिंग कंट्री के से लड़ने के लिए उसने न्यूक्लियर कंट्री बनाया खुद को, ठीक है। वही है, इट हैड टू इक्विप इटसेल्फ विद अ न्यूक्लियर पावर टू फेस द चैलेंजेस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। समझ में आया? मे भी शायद लास्ट था क्वेश्चन, हाँ ये वाला लास्ट होगा, हाँ ये वाला लास्ट। अब इसको भी अगर बोलते हैं, व्हाइल द चाइनीज इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली, why has everyone in a China not to reserve, why has everyone is why has everyone in China not received the benefit of the reforms, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रो कर चुकी है, लेकिन फिर भी हर किसी को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। वही चीज बता रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 100 मिलियन पॉपुलेशन है जिनको इस चीज का फायदा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, वाइल द चाइनीज इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली, ये जो चाइनीज इकोनॉमी है वो इंप्रूव्ड हुई है। Why has everyone in a China not received the benefit of the reforms? तो यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतर लोग इसमें चाइना के जो रिफॉर्म्स है उसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। 3 रीजन बताने हैं। यहाँ पे 6 रीजन क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर 3 रीजन को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो डिटेल में तो 6 लिख दोगे तो नंबर मिल जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वही बता रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, खराब है यहाँ पे। और क्या बता रखा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैड इंक्रीज, ठीक है। तो पहले, अच्छा ये पहले की बातें थी, अब तो इन्होंने इसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह और इन चीजों पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके ऊपर भी कंट्रोल करा है, ठीक है। करप्शन हैड इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टी ही चलती है, तो इस वजह से करप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट रोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है किसके बीच में, रूरल और अर्बन, ठीक है, उनके बीच में। उसके बाद लास्ट में बता रखा है राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस, ठीक है। तो इन सब के बीच में भी हमें क्या देखने को मिलती है, हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अमीर गरीब के बीच में भी बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। तो 6 पॉइंट बता रखे हैं, 3 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे नंबर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे 6 के 6 ही पूरे बता दिए, आप इन सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट हाँ अगर पूरी देख लोगे और अच्छे से समझ लोगे
तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 30वें क्वेश्चन तक वीडियो देखी है, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर जरूर करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना एसबी क्लासेस।